Hello guys, this is Geeta. I welcome you all on this platform. हमारे इंटरव्यू सीरीज में आज हमारे गेस्ट है मिस्टर विवेक। विवेक जी, मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। थैंक यू। मैं सबसे पहले विवेक के बारे में बता देती हूँ कि मेडिकल की फील्ड में वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एकेडमी, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पोस्ट डॉक के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट है। यस सर। हाँ जी सर। सबसे पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ओके, एक्चुअली मेरा नाम अब डॉक्टर विवेक सिंह है। हाँ जी, ओके। I completed my PhD and मैंने अपना PhD जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है और मेरा जो PhD का सब्जेक्ट रहा है वो डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक एस्पेक्ट ऑफ ल्यूकीमिया का रहा है। तो उसमें जो ल्यूकीमिया है उसके लिए हम लोगों ने एक ड्रग डिज़ाइन किया, प्रोटीन ड्रग नाम से, और उसके हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी की स्टडी की ड्यूरिंग द PhD। तो ये हमारा जो है PhD रहा है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेरा रहा है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहा है इन सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि JNU सीट के थ्रू हुआ था, और ग्रेजुएशन मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। तो ग्रेजुएशन में मेरा जो सब्जेक्ट था वो केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी था, और मास्टर फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी एंड PhD फ्रॉम मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। तो ये अभी तक की जर्नी रही है। जी सर, तो आपके एमटेक का जो प्रोजेक्ट था उसका और PhD के प्रोजेक्ट में कोई लिंक है सर? बिल्कुल, मास्टर का जो डिसर्टेशन था मेरा, जो हमने एक डिजाइन किया था, तो मेरा जो एक इंटरेस्ट था वो प्रोटीन फोल्डिंग पे था शुरू से ही। तो उसको समझना और फिर उससे ड्रग डिजाइन करना इज लाइक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टास्क। तो हमने क्या करा था कि बायोइन्फॉर्मेटिकली अपना जो डिसर्टेशन वर्क था उसमें एनालाइज किया एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो कि ह्यूमन मिल्क से आइसोलेट की गई थी। फिर उसी से हमने अपना जो रिजल्ट ड्रॉ किया इन PhD। तो मैंने PhD में उसी से अपना प्रोजेक्ट डिजाइन किया और एक नैनो कंपाउंड बनाया जिसका एक्चुअली लिंक होता है ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन से, और ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन को हमने ज्वाइन कर दिया था ओलिक एसिड से। सो इट्स लाइक कि एक अमलगेट किया और बॉडी को हमने साइमुलेट करा था। तो वहां से एक ड्रग डिजाइन करा और उसकी एफिकेसी हमने चेक करी ब्लड कैंसर पर, जो कि उसकी एफिकेसी काफी अच्छी थी इन कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड ड्रग ट्रीटमेंट जो होता है, जो नॉर्मल कीमो दिए जाते हैं ब्लड कैंसर के पेशेंट को। सर, जो मेडिकल लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो, टर्म्स यूज कर रहे हो, हमारे व्यूअर्स को बहुत से समझ नहीं आएगी, तो एक इजी सी लैंग्वेज में बताइए कि ये है क्या है इसमें आपके वर्क में। वर्क में ऐसा है कि जो ब्लड कैंसर होता है, अगर हम बात करें, ब्लड कैंसर सबसे डेडली कैंसर होता है और बहुत तेजी से फैलता है। तो होता क्या है कि उसमें जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होते हैं, जो स्टैंडर्ड कीमो चलते हैं उसमें, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे साइड इफेक्ट कॉज करते हैं पेशेंट्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉर्टेलिटी रेट होती है वो काफी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट और सम काइंड ऑफ अदर इन्फेक्शंस। तो उसकी वजह से पेशेंट में ये काफी डैमेज कॉज कर देता है। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि हमें ऐसा ड्रग डिजाइन करना चाहिए, ऐसा कंपाउंड डिजाइन करना चाहिए जिसकी साइड इफेक्ट कम हो और हमारी बॉडी से ही रिलेटेड हो। तो हम लोगों ने उसी बॉडी से ही रिलेटेड मिल्क को आइसोलेट किया, मिल्क से अल्फा लैक्टोल्बुमिन एक प्रोटीन को आइसोलेट किया और उस प्रोटीन की एफिकेसी चेक करी इन सेल लाइन और रैट मॉडल पे कि हाँ क्या इसकी एफिकेसी जो स्टैंडर्ड कीमो चलता है उसके कंपेयर में क्या है। तो हम लोगों को मिला कि जो जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जब कीमो लेते हैं तो उनमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया है इन कैंसर बायोलॉजी। तो उसमें हम लोगों ने उस पे टेस्ट किया कि जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स द कीमो ड्रग, उन पे जब टेस्ट किया तो हमारा कंपाउंड एफिकेटली एंटी ट्यूमर इफेक्ट शो कर रहा था ऑन दैट सेल्स। तो ये हमारा जो था कि ब्लड कैंसर को किसी तरह से टैकल किया जाए जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं पेशेंट्स में। तो पूरा वर्क ये रहा हमारा जो ड्रग का पार्ट था। इसका मतलब मिल्क का काफी अच्छा रोल है
कैंसर से, ब्लड हाँ कैंसर से बचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिल्क इज लाइक, एक्चुअली जो स्टडी स्टार्ट हुई थी हमारी, हाँ जी। तो ड्यूरिंग जब ये आया कि दिमाग में हाँ कि हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने कुछ स्टडी देखे और उस स्टडी में हमें पाया कि साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं बेसिकली, तो उसमें जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो 6 मंथ तक प्रॉपरली ब्रेस्ट फेडेड नहीं होते हैं और उनमें सबसे ज्यादा कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। शायद जल्दी कुछ में हो जाते हैं, उनको हम एक्यूट फॉर्म कहते हैं, और कुछ में ग्रेजुअली होते हैं जो कि हम क्रोनिक फॉर्म कहते हैं। तो ल्यूकीमिया में ये 2 तरह की बीमारी होती है, एक एक्यूट जो अर्ली स्टेज में हो जाती है, बच्चों में जनरली हो जाती है, यंग एडल्ट्स में हो जाती है, या तो फिर क्रोनिक धीरे धीरे ग्रेजुअली होती है जो 60+ में हो जाती है। तो इट्स लाइक कि समवेयर वो रिलेटेड है जो प्रॉपरली ब्रेस्ट फेडेड नहीं है। तो फिर मिला कि हाँ ब्रेस्ट फेड में ऐसा क्या है मिल्क में जो इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है। तो हम लोगों ने मिल्क को, कई सारे स्पीसीज के मिल्क को एनालाइज किया और मिला कि जो ह्यूमन मिल्क होता है और बेसिकली पिग मिल्क होता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। बट पिग मिल्क हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट ह्यूमन मिल्क के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बाजार में मिलते हैं मार्केट में। इवन जो वे प्रोटीन यूज करते हैं लोग बॉडी बिल्डिंग्स वगैरह में, उसमें भी वो प्रोटीन पाई जाती है। तो उस प्रोटीन को हम लोगों ने मार्केट से खरीदा और खरीद के तब हम लोगों ने अपने ड्रग की सिंथेसिस की थी। सर तो ये आपका पीएचडी का प्रोजेक्ट था? पीएचडी का टॉपिक था। हाँ पीएचडी थी। तो आपने बताया कि पीएचडी में आपके टॉपिक था, लेकिन आपको फेलोशिप भी मिली होगी ना, ग्रांट या फिर कुछ? फेलोशिप थी, हाँ बिल्कुल। ड्यूरिंग द मास्टर्स सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वो करते हैं कि CSIR क्वालिफाई कर लें, गेट क्वालिफाई कर लें। तो मेरा भी वही था कि हाँ मतलब एग्जाम क्वालिफाई करना ज़्यादा जरूरी है। तो उस टाइम पे CSIR JRF और गेट क्वालिफाई कर लिया था मैंने। और ये तो मतलब एक सिक्योर हो जाता है कि आपको 5 ईयर्स की एक फेलोशिप मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती, जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आपके पास कभी कभी ग्रांट ही नहीं होता। अगर आपके PI के पास ग्रांट नहीं है तो आप सफ़र कर जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या करा कि फेलोशिप तो थी, बट हम लोगों ने फिर क्या किया, ग्रांट अप्लाई करना स्टार्ट किया। फिर प्रोजेक्ट बनाया एक पर्टिकुलरली और उसको अप्लाई किया DBT में, और DBT के इंडो US सेगमेंट में। तो इंडो US सेगमेंट में जब हम लोगों को मिला वो कि ग्रांट 6 या 7 महीने बाद रिलीज हो गई हम लोग को, तो हमारा जो PhD का वर्क था वो बहुत आसानी से हो गया, क्योंकि जो हमारी प्रोटीन है वो 2.5-3 लाख रुपए की सिर्फ 50 mg आती है। तो इट्स लाइक आपको बड़ा ग्रांट की जरूरत होती है। देन आपको कितना ग्रांट मिला और कैसे मिला है? उस टाइम पे एक हम लोग को जो DBT इंडो US में मिला था वो 8 लाख का मिला था और ICMR से 15 लाख का मिला था। ICMR से 15 लाख का, तो उसका क्या रोल था? उसका भी आपका PhD वर्क में है रोल या फिर वो एक अदर डिफरेंट प्रोजेक्ट है? नहीं, PhD का ही प्रोजेक्ट हमने भेजा था। जो हमने PhD में डिजाइन किया था उसी प्रोजेक्ट को DBT इंडो US ग्रांट में भेजा था। और जो ICMR में भेजा था वो एक एक्सटेंशन था PhD की थीसिस का। ऑल्दो वो मेरी थीसिस में इंक्लूडेड नहीं है, बट वो एक मतलब एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को थोड़ा सा बढ़ा लिया था ज़्यादा, तो वो ICMR से मैंने किया था। तो ये बाकी ग्रांट की। और ऐसे सर ये बताइए हम लोग, सर आप हमें बताइए कि एक तो बच्चे BSc देन आप MSc में गए, उसके बाद जॉब के लिए ही ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, लेकिन आपने रिसर्च का फील्ड चूज किया कि आप PhD में गए देन आप पोस्ट डॉक में। ये बहुत लंबा पीरियड हो जाता है, लेकिन आप रिसर्च में ही जाना क्यों प्रेफर करते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेशनल स्टडीज होती हैं लाइक बीटेक जैसे आपने अभी मेंशन करा था, तो लोग जॉब के लिए भागते हैं। बट ग्रेजुएशन में हम लोग सीखते हैं, बेसिक चीजें स्टार्ट करते हैं सीखना। तो मेरा एक्चुअली जो इंटरेस्ट था वो केमिस्ट्री में था बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये था कि हाँ मुझे 12th के बाद केमिस्ट्री ऑनर्स में ही काम करना है। तो बट मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिली नहीं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी सीखी। वहाँ से मुझे समझ में आया कि हाँ कैसे ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से रिलेट करती है केमिस्ट्री बेसिकली। तो केमिस्ट्री से फिर ये हुआ कि हाँ बायोटेक में हम स्विच करेंगे, और वो कॉन्शियस डिसीजन था क्योंकि मुझे बायोटेक में ही जाना था उस वक्त, कि ज़्यादा अच्छे से मैं समझ पाऊँ कि हम बॉडी को कैसे
इंजीनियर कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट को। तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को हमने मिक्स करा और फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग पढ़ी कि कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं और ये सब। तो मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हाँ बिकॉज ऑफ द सेक हम करते हैं कि हमें पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है साइंस में। आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, बट आप उसको अच्छे से, मुझे लगता है, पढ़ने की जरूरत होती है, पढ़ने की सबसे ज्यादा समझने की जरूरत होती है। तो जैसे MSc बायोटेक मैंने किया तो उस समय मेरा एक डिसर्टेशन जो था उसने मुझे हेल्प की कि ओके रिसर्च ज़्यादा अच्छा है दैन कि मैं किसी जॉब के पीछे भागूं। और रिसर्च में मुझे वो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यही परस्यू करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने PhD में एडमिशन लिया और PhD में कुछ ट्रेजेडी भी हुई। मैं कहीं और ज्वाइन किया था और वहाँ पर कुछ दिक्कतें हुई और मैं डिप्रेशन में भी गया, तो मैंने फिर पॉज लिया 1 साल का। गाइड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर? हाँ, गाइड मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम हुई। वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली, इम्पोर्टेंट थिंग इज द वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट ये है कि अपने यहाँ जो PhD में है कि लाइक सिर्फ हम PhD स्टूडेंट इसलिए ले लेते हैं कि उन्हें काम करवाना होता है, और स्टूडेंट भी उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ सिर्फ हम काम करेंगे और हमें रिजल्ट से मतलब नहीं है। वो भी PI ही डिजाइन कर देगा, लिख देगा, मैन्युस्क्रिप्ट वही लिख के पब्लिश करेगा। तो वहाँ पर मेरे साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, आई डोंट नो क्यों था, बट था कि मुझे रिजल्ट भी जानना था कि रिजल्ट का मतलब आ क्या रहा है, क्यों है ये ऐसा, और हम किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर वहाँ मैंने पॉज लिया और पॉज लेने के बाद फिर मैं PhD एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया, कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था 2016 में जहाँ मैं इंटरव्यू नहीं दिया हूँ। बट मैं यही कोशिश कर रहा था कि मैं देखूं कि लोग मुझे अलाउ करते हैं कि नहीं, जो मैं काम डिज़ाइन किया हूँ कि करना चाहिए कि नहीं। तो इत्तफाकन मैं KGMC में आया, जबकि KGMC मेरे ऑप्शन में नहीं था, बट जो मेरी PI थी उन्होंने मुझे अलाउ करा कि नहीं, आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप अपना डिज़ाइन ही नहीं कर सकते, आप अपना प्रोजेक्ट भी भेज सकते हैं। तो फिर मुझे जब प्रोजेक्ट आया उसके बाद काम में इंटरेस्ट और बढ़ गया। सर एक मिनट, आप KGMC में जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू पैनल में कितने? हाँ, KGMC में 3 तरह से एडमिशन्स होते हैं। अगर आपके पास CSIR JRF है तो आप एग्जेम्प्टेड होते हैं उनके एग्जाम से, और सेकंड ये होता है कि अगर आपके पास CSIR नहीं है बट आपने किसी PI को कांटेक्ट किया जिसके पास फंड है और जिसमें आप ऑक्यूपाई हो सकते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और तीसरा राउंड जो होता है वो इंटरव्यू का होता है, तो वो CSIR क्वालिफाइड बंदों का भी होता है और जो इंट्रेंस से आते हैं बच्चे उनका भी होता है। तो इंटरव्यू में इज लाइक कि 16 प्रोफेसर होते हैं, बेसिकली HODs होते हैं हर डिपार्टमेंट के, और वो लोग आपका इंटरव्यू करते हैं। तो इंटरव्यू में इज लाइक आपका बेसिक चीजें पूछी जाती हैं कि आपने मास्टर में अगर आपने डिसर्टेशन किया है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप तब रिसर्च ओरिएंटेड हो जाते हैं और लोग रिसर्च ओरिएंटेड ही पूछते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे ही प्रोसेस हम लोगों का था एडमिशन के लिए। तो एडमिशन हो गया वहाँ पर, तो आपका इंटरव्यू अगर क्वालिफाई हो गया तो फिर आप एडमिशन PhD में ले सकते हैं KGMC। बट KGMC में अच्छी बात यह है कि आप क्लिनिकल वर्क कर सकते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इन रिसर्च। तो आप बेसिक रिसर्च के साथ साथ क्लिनिकल वर्क भी कर सकते हैं। तो इसका जो PhD का वर्क है आपका, क्या उसका रोल है पोस्ट-डॉक के सिलेक्शन के लिए? हाँ, PhD में जो वर्क किया था, मतलब मैंने जो वर्क स्टार्ट किया था वो बहुत बड़ा था। मतलब मुझे अभी भी याद है, जब मेरी पहली RDC थी तो एक CDRI के साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि आप ये काम 5 साल में नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम आपने डिज़ाइन कर दिया है। बट वो काम 3 साल में हो गया और 2 साल मुझे पेपर और थीसिस लिखने में लगे। बट उस काम ने एक्चुअली हेल्प किया पोस्ट-डॉक में। जब पोस्ट-डॉक में मैंने सबसे पहले जो अप्लाई किया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अप्लाई किया था। तो वहाँ पे 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ और वो फाइनलाइज हो गया था कि डेविड गेफन मेडिकल स्कूल में। तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया कि आप इस टॉपिक को पढ़ें और अपना एक हाइपोथेसिस जनरेट करें। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको अपना हाइपोथेसिस दिया कि आप जो वर्क कर रहे हैं हम इस वर्क में और एडवांस कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द बायोफिजिकल टेक्निक्स एंड ऑल। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो
जो हाइपोथेसिस हमने डिजाइन की थी उसका प्रेजेंटेशन हुआ था, और उस प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमारे लैब के लिए जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं और आप आ सकते हैं। बट NIH इज लाइक वन ऑफ द ड्रीम होती है हर PhD स्कॉलर की जो हेल्थ सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं था कि यह शायद हो जाएगा, बट NIH में इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू जिस दिन हो रहा था 2-2.5 घंटे चले थे अप्रॉक्सीमेटली, और मुझे अभी भी याद है 9 to 11:24 तक चला था। तो उसमें ये था कि उन्होंने मेरा वर्क पूछा कि आप कर क्या रहे हैं, और ब्लड से रिलेटेड डिजीज में आप क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और आपने पोस्टडॉक के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई किया हुआ है। तो मैंने बताया कि मैंने पोस्टडॉक वहीं अप्लाई किया हुआ जो ब्लड कैंसर पे काम करते हैं। बेसिकली मैंने किसी और के लिए नहीं अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे मेरा फोकस ये है कि मुझे सिर्फ इंटरव्यू के दौरान आपके पब्लिकेशंस के ऊपर भी कोई क्वेश्चन हुए थे क्या? उसका भी कोई रोल है क्या? जो PhD के दौरान हाँ जी नहीं हुए थे, किसी ने पूछा भी नहीं था, किसी ने भी नहीं पूछा था। और इवन जो NIH में हुआ था उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन भी नहीं लिया था, बस उन्होंने पूछना स्टार्ट किया और मैंने क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट किए। इट्स नॉट लाइक क्वेश्चन आंसरिंग हो रही थी, इट्स लाइक डिस्कशन हो रहा था। डिस्कशन था कि आप, हाँ, PhD वर्क, वो अपना भी वर्क, तो दोनों वर्क को मिलाया गया। तो इट्स लाइक कुछ अच्छा मिला उनको, इंटरेस्टिंग सा कि हाँ आपके इस एरिया को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्टडी में। तो इस तरीके से था जो NIH में हमारा था। और जो UCLA में था वो था कि उनका प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट में आप अपना क्या ऐड कर सकते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन, तो वो चीजें थी जो UCLA में था। आपको सिर्फ पोस्ट डॉक के लिए यहाँ पे NIH का पता कैसे चला कि वहाँ पे अब वैकेंसी है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, NIH अगर किसी भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट से आप पूछिएगा तो वो सब जानते हैं कि उनका जो फर्स्ट ड्रीम होता है पोस्टडॉक या स्टाफ साइंटिस्ट के लिए, वो NIH एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हाँ प्रायोरिटाइज होता है वो एरिया, कि अगर NIH में मिल गया तो हम कहीं नहीं ज्वाइन करेंगे। तो NIH US गवर्नमेंट की एजेंसी है और वो सिर्फ फोकस करती है रिसर्च पे, और पूरे US में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो NIH से ग्रांट लेते हैं, और NIH ग्रांट अगर आपको US में मिलता है तो वही लोग सर्वाइव कर पाते हैं। बेसिकली बहुत बड़े ग्रांट देते हैं। तो NIH में एक्सपोजर मतलब एक तरीके से होना और फिर एक्सपोज टूवर्ड द साइंस एक्सपोजर जो होता है वो इम्पोर्टेंट था। तो मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा मैटर करता था कि NIH में मुझे मिला और मेरी फील्ड का था जिसमें मैं चाहता हूँ। बहुत से ये स्कॉलर्स भी होते हैं कि PhD कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये इन्फॉर्मेशन होती नहीं, उनको नॉलेज नहीं होती कि पोस्ट डॉक एक जॉब है या फिर कोई डिग्री है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, पोस्ट डॉक एक तरीके से जॉब है। इवन ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप इतने साल पोस्ट डॉक करेंगे, या आप 1 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं। जैसे मेरा मैक्सिमम इज लाइक लोग 5 years भी करते हैं, बट आई डोंट नो क्यों करते हैं, क्योंकि मैं अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचा हूँ कि मैं कमेंट कर सकूं। बट मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है कि मैं पोस्ट डॉक 2 से 3 साल करूंगा और मैं इंडस्ट्री में स्विच करूंगा, बेसिकली US बेस्ड इंडस्ट्रीज में, क्योंकि मेरा वर्क भी कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो मैं वहाँ फिट हो सकता हूँ। तो मैं पोस्ट डॉक सिर्फ NIH में इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी बेसिक साइंस की जो नॉलेज है वो और बढ़ जाएगी। NIH में होता क्या है कि बच्चे जो PhD करते हैं वो बस पब्लिकेशन हो जाए और कहीं से मतलब एक इंडिया में जॉब मिल जाए, बट आपको पता है इंडिया में जॉब मिलना इज लाइक वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है। तो लोग इस तरीके से बहुत क्या कह सकते हैं, ओरिएंटेड होते हैं कि हमें बस यही काम करना है, और रिसर्च इतना मैटर नहीं करता उनके लिए। मुझे यही लगा अभी तक, जो मेरे साथ के भी लोग हैं इंडिया, हाँ इंडिया में फोकस्ड नहीं है। फोकस्ड होना बहुत जरूरी है साइंस में। तो सर, और ये फेलोशिप मिलती है यहाँ पे या फिर सैलरी मिलती है, कैसे होता है पोस्ट डॉक के अंदर? पोस्ट डॉक में एक जो US में है वो एक फिक्स अमाउंट होता है सैलरी का, कि आपको जो पर ईयर का एक कंसोलिडेटेड अमाउंट बताते हैं और वही आपको मंथली पे होती है। तो इट्स लाइक कि आपकी सैलरी ही है वो। तो अप्रोक्सीमेटली क्या पैकेज होता है इसका?
अप्रोक्सीमेटली NIH वगैरह के जो पैकेज होते हैं वो 60 to 80 के होती हैं, 1000 USD के राउंड। देन आप क्या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, रिसर्च के एक्सपीरियंस पे क्या आप गाइड करना चाहेंगे आगे स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल, रिसर्च मुझे लगता है कि आप PhD तभी करें जब आप सच में इंटरेस्टेड हो। आप बस आप CSIR क्वालिफाई कर गए या गेट क्वालिफाई कर गए, 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिल रही, इसलिए अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। अगर आप सच में हैं कि हाँ मुझे साइंस के लिए करना है और बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है टूवर्ड्स माय PhD वर्क, मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया और मैं लैब में सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ और अर्ली मॉर्निंग में पहुँचता हूँ, 4 से 5 बजे मैं घर पहुँच जाता हूँ। तो इट्स लाइक कि आप ऐसा नहीं कि आप लेट नाइट काम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, बस आप 2 घंटे काम करें बट इंजॉय करके करें और साइंस के लिए करें कि हाँ मैंने जो वर्क डिज़ाइन करा है, या जैसे कैंसर बायोलॉजी हुई, या आप जैसे आप फिजिक्स के हैं तो या मैथ्स के हैं तो बेसिकली आप फिजिक्स में जैसे जो क्वांटम फिजिक्स और इन सब में करते हैं, आप इंजॉय करके करें, मुझे यही लगता है। और बायोलॉजी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी टॉपिक पकड़ें सोच समझ के पकड़ें और जिनका आप एरिया ऑफ स्कोप देखें कि हाँ फ्यूचर में वो कितना लंबा जा सकता है। इट्स लाइक कैंसर बायोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है ये, कैंसर बायोलॉजी या ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है। तो आप ऐसी फील्ड को चूज करें जिसमें आप अगर जॉब भी करना चाहें तो आपको आगे चल के मिल जाए, और अगर आप रिसर्च करना चाहते तो भी आपको मिल जाए प्लेसेस। तो प्रिपरेशन के लिए क्या किया जाए स्टूडेंट्स? अगर MSc में ही सोचे तो MSc में क्या प्रिपेयर किया जाएगी आप PhD के लिए सेलेक्ट हो जाएं? हाँ, पहले तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेलोशिप एक सिक्योर कर लें, लाइक CSIR के एग्ज़ाम और गेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, और उसके लिए आपको ज़्यादा मतलब वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप हल्का हल्का डीप पढ़ लें चीज़ों को और फोकस्ड होके पढ़ लें कि हाँ ये पार्ट प्लांट फिजियोलॉजी है या फिजियोलॉजी है वो इतना ही आएगा, तो उसके हिसाब से पढ़ें। ऐसा नहीं कि पूरा चीज़ ग्रेजुएशन के भी लिए जाएं या PG के पोस्ट ग्रेजुएशन के MSc का ही सिलेबस पढ़ा जाए या फिर इसमें BSc का भी? हाँ, जैसे बिल्कुल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी फेलोशिप मिल सकती है मास्टर के लिए जी, जैसे आपको मिली। तो आप अगर ग्रेजुएशन में हैं तो आप अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटी में टॉपर हैं तो आपको इंस्पायर की फेलोशिप मिल जाएगी। अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम होते हैं लाइक IIT JAM एंड गेट बी, जो अभी पहले JNU सीट था उस टाइम पे जब हम लोग क्वालिफाई किए थे, अब उसको DBT ने चेंज कर दिया गेट बी एग्जाम से। तो वो आप क्वालिफाई करिए और आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है और आपको 34 या 35 यूनिवर्सिटी का एक्सेस मिल जाता है टू एंटर इन द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। तो वो कंबाइंड टेस्ट होता है 34-35 यूनिवर्सिटी का, और अगर आप वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करिए, और यूनिवर्सिटीज़ में आपकी फेलोशिप जो है इतना होती है कि आप अपने फीस को खुद पे कर सकते हैं, पेरेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उससे ये भी हो जाता है। ये कितनी फेलोशिप होती है? अभी शायद गेट बी में तो शायद 10,000 के राउंड हो गई है, उस टाइम पे 2015 के 13 to 15 में तो 3,000 थी, बट हम लोग की फीस इतनी कम थी, 180 रुपीज़ थी एक साल की, तो बहुत मैटर ही नहीं करता था जी। तो ऐसा था, बट अभी बढ़ गया है, मतलब इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे फेलोशिप भी बढ़ जा रही है। थैंक यू सर। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि डॉक्टर विवेक गोल्ड मेडलिस्ट हैं BSc के भी और मास्टर्स में भी। मास्टर्स में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ था, बट लेकिन हुआ था। मेरा नहीं, जब ग्रेजुएशन मैंने कर रहा था तो मैं केमिस्ट्री जब पढ़ता था तो इट्स लाइक मेरे पास बेस्ट बुकें होनी चाहिए थी उस वक्त। लाइक मैं क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ता था मैक्यूरी से, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ता था एटकिन से। तो मुझे ये था मुझे डीपली पढ़ना है, और मैं एग्जाम के लिए तब भी नहीं पढ़ता था, हमारे यहाँ सेमेस्टर वाइज होते थे, और मैं क्या करता था हर दिन पढ़ता रहता था कि हाँ मुझे इस फील्ड के बारे में जानना है।
और एग्जाम में क्या होता है, आपके एक कंसोलिडेटेड सेक्शंस आते हैं, तो आप अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं ना, तो आप एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरा मतलब मोटिव यही था, टॉप करने का मोटिव नहीं था, बट हाँ ये था कि एक 70 to 80% आ जाएगा। बट जब ओवरऑल आया कि फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपका 86% है, और वो भी यूनिवर्सिटी में, इट्स लाइक वाओ, मतलब जो पूरा पढ़ा है उसको हमने अच्छे से बता पाए एग्जाम में, तो वो था। तो वहां से मतलब गोल्ड मेडल का पहली बार पता चला कि हाँ मतलब होता है, हमें और मेहनत करनी चाहिए। तो फिर सेमेस्टर वाइज मेहनत करते गए और ओवरऑल ग्रेजुएशन में टॉप कर गए। तो ये था, बट पढ़ाई मैंने पूरी करी है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड रही है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैंने पूरा, मतलब लाइक मैं एक बुक लेता था, हमारे बायोलॉजी में एक बुक होती थी ब्रूस अल्बर्ट, जो आपके बायोलॉजी के व्यूअर्स से रिलेट कर सकते हैं। ब्रूस अल्बर्ट एक बुक होती है सेल बायोलॉजी की, और मैंने उसको 2 से 3 बार पढ़ी, क्योंकि मैं जितनी बार पढ़ता था मुझे उतना मजा आता था। बट उससे जो टॉपिक आते थे ना एग्जाम में, वो बहुत ही फिक्स्ड होते थे, 1 या 2 टॉपिक ही आएंगे। तो इस तरीके से आप पूरा, तो मास्टर में लगता है, मतलब मास्टर का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, तो आप कोई भी टॉपिक छोड़े ना, और मास्टर में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे इन पीएचडी। तो बेटर है कि आप उस तरीके से पढ़ें, और टॉप करना नहीं टॉप करना सेकेंडरी चीज है, आप सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा ये था, मुझे हाँ कैंसर बायोलॉजी में जाना है, तो मैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती थी मैं पढ़ लेता था। तो इस तरीके से मेरा मास्टर था, और मास्टर भी गोल्ड मेडलिस्ट हो गया था ओवरऑल। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया हमें। और अगर कुछ हमारे व्यूअर्स को कुछ अपनी ओर से कोई पॉइंट शेयर करना चाहें, मेरा बस सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आप साइंस में एंटर किए हैं तो प्लीज डिसाइड करिए क्यों किए हैं सबसे पहले, और दूसरी बात, क्या आपका पाथ होता है आगे जाने का, तो आप एक टारगेट फिक्स करिए। अगर आपको जॉब करना है फ्रॉम द साइंस तो वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बट आप ओरिएंटेड रहिए, फोकस्ड रहिए कि आपको जॉब में जाना है या रिसर्च में जाना है। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो आप रिसर्च ओरिएंटेड पढ़िए, और अगर आपको जॉब में जाना है तो आप जॉब ओरिएंटेड पढ़िए। दोनों चीजें अच्छी हैं, और दोनों चीजों का अलग अलग मतलब होता है, तो आप इस तरीके से पढ़ें। Thank you, Dr. Vivek, for your valuable time. Thanks a lot, sir. और मैं आप लोगों को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक अच्छा मीडियम किए हैं, कि जिसमें लोगों को पता नहीं होता कि किस फील्ड में जाएं, और बहुत क्लूलेस होते हैं, जो आप अभी कह रहे थे, पूछ भी रहे थे, बच्चे सच में बहुत क्लूलेस होते हैं, और उनको ये जानना जरूरी है कि साइंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आपके मीडियम से एक्चुअली ये चीजें अच्छे से लोगों को कन्वे हो जाएंगी। तो थैंक्स टू यू एक्चुअली। Welcome. Thank you, sir.